हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णानंद पांडे एंड आई वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। सो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कार्डिनल अप्रोच के बाद ऑर्डिनल अप्रोच किन बेसिस पर कार्डिनल अप्रोच को अपोज कर रहे थे। ठीक है, तो यहां मैं ऐसे 3 पॉइंट मेंशन करूंगा जिसकी वजह से कार्डिनल अप्रोच की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई और ऑर्डिनल अप्रोच को ज्यादा मान्यता मिली। ठीक है, देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी वो अप्रोच है। देखिए, आपकी सबसे पहली अप्रोच जो है वो तो यही है कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। कार्डिनल ने क्या कह दिया कि यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल है, उसको मेजर किया जा सकता है लाइक अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो यूटिलिटी को मेजर करने की जो बात बोल दी, ठीक है, जो यूटिलिटी मेजर करने की बात हुई, सबसे पहला पॉइंट तो यही आ गया कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि यूटिलिटी को जिस तरीके से इन लोगों ने मेजर करने के लिए बोला कि यूटिलिटी क्या है। एक पहली चीज तो ये समझ लेते हैं कि यूटिलिटी को इन्होंने माना क्या, तभी तो इन्होंने ये बोला होगा कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। तो यूटिलिटी को इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव माना था। क्या माना था? ऑब्जेक्टिव माना था। यानी कि ये वस्तुपरक बात कही गई कि ये वस्तुपरक है, यानी वस्तुओं में होती है। यूटिलिटी को क्या कहा कि वस्तुओं के अंदर यूटिलिटी होती है, ना कि उसको प्रयोग करने वाले इंसान के अंदर यूटिलिटी होती है। यानी गुड्स एंड सर्विसेज होल्ड करके रखती हैं यूटिलिटी पावर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इसी की बेसिस पर इन लोगों ने कहा कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। जो कंज्यूमर है वो दो गुड्स एंड सर्विसेज के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएगा जिससे उसे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हमने ये टॉपिक समझा था। तो अगर हम बात करें कि क्या हमेशा दो गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, देख लेते हैं एक करके। मान लेते हैं दो गुड्स के जो कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं, जो भी हमने दो गुड्स के कॉम्बिनेशन बनाए हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला कॉम्बिनेशन जो है हमारा वो क्या है? पहला कॉम्बिनेशन है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिन्हें नहीं पता हिंदी में बता देते हैं, इसे कहा जाता है स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो किसी दूसरी वस्तुओं के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं, उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं या सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। दूसरी गुड्स है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, इन्हें कहते हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं, अब पूरक वस्तुएं का क्या मतलब है भाई? पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के साथ यूज की जाती हैं, एक दूसरे के पूरक होती हैं, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। विदाउट उनको यूज किए आप जो मीनिंगफुल पर्पस है आपका वो नहीं कंप्लीट होगा। जैसे कि अब एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या एग्जांपल है भाई? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल आपका क्या हो सकता है? जैसे टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी, अब ये टी एंड कॉफी आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। वहीं अगर हम बात करें कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसी गुड्स हो सकती हैं? जो पूरक वस्तुएं हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल, अब यहां हमें समझ में आ रहा है। अब मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि हम इन्हीं दो गुड्स एंड सर्विसेज का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, समझाने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो गुड्स एंड कॉम्बिनेशन होने चाहिए, जैसा कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में कहा गया था। अब टी एंड कॉफी, ठीक है, हम टी और कॉफी को ले लेते हैं। अगर हम टी और कॉफी को एक साथ यूज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि इनके हर कॉम्बिनेशन में मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल होगी, क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं हैं। अगर इसके प्राइस महंगे हो जाते हैं तो लोग कॉफी पीना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि दोनों गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद मिलने वाली यूटिलिटी बराबर होगी? तो ऐसे केस में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, जो यूटिलिटी होगी वो हमेशा लेस होगी, कम ही मिलेगी, ज्यादा नहीं मिल सकती आपको, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं क्या हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, ये दोनों वस्तुएं सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। वहीं पर अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, जैसे कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल,
तो हमें यहां देखने को मिलता है कि कार एंड पेट्रोल, अगर हम इन दोनों गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इसको यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मोर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ज्यादा ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा एज कंपेयर टू दिस। बात समझ में आ गई? अब क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं, जहां की वहां ये कहा जा रहा था कि दो गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे, वो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा दो गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन हमेशा आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। बात समझ में आ गई? तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हो? तो पहला पॉइंट तो यहां पर इनको क्रिटिसाइज किया गया। सेकेंड पॉइंट हम समझते हैं, जो कि हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव यूटिलिटी। सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव यूटिलिटी। ऑब्जेक्टिव यूटिलिटी, अब यहां पर कार्डिनल्स को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स, क्योंकि ऑर्डिनल्स का अटैक जो होने वाला है इनके ऊपर इस चीज को लेकर के, वो कहना क्या चाह रहे हैं ध्यान से समझना। कार्डिनल्स का कहना था कि यूटिलिटी जो होगी वो गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर होगी, यानी वस्तु परक होगी। ऑर्डिनल्स ने इसी बात पे एक एग्जांपल देते हुए कहा कि मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि मेरे पास एक एप्पल है, मार्केट में एक एप्पल है, ठीक है, मैं एक सेलर हूं, मेरे पास एक एप्पल है। अब सपोज कर लेते हैं एप्पल है, एक एप्पल है, या आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जरूरी नहीं मार्केट में सिर्फ एक एप्पल है। एप्पल है मेरे पास, एक एप्पल बचा है बेचने को, और मेरे पास दो कस्टमर आते हैं। कौन कौन आता है? एक राम आते हैं और एक श्याम आते हैं, ठीक है। मेरे पास दो कस्टमर आते हैं, राम और श्याम, और दोनों कहते हैं कि मुझे एप्पल चाहिए। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि उस एप्पल का प्राइस 10 रुपए है। राम और श्याम को लगता है कि मार्केट में यही एक एप्पल बचा है इनके पास अभी खरीदने के लिए, तो यार मैं काम करता हूं, राम कहता है कि मैं इसी एप्पल के लिए 12 रुपए देने के लिए तैयार हूं और ये एप्पल आप मुझे दे दीजिए। श्याम कहता है मैं इस एप्पल के लिए सिर्फ 9 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। कार्डिनल्स कहते हैं यूटिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर होती है। अब राम के लिए इस गुड्स के अंदर 12 रुपए की यूटिलिटी है और श्याम के लिए इस गुड्स के इस एप्पल के अंदर 9 रुपए की यूटिलिटी है। हाउ इट्स पॉसिबल? एक ही गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर दो यूटिलिटी कैसे हो सकती है? हम राम की अगर कंडीशन देखें तो वो कह रहा है 12 दे सकते हैं, जबकि मैंने दोनों को 10 रुपए प्राइस बताया है। देखा जाए तो राम 10 रुपए की यूटिलिटी को 12 रुपए देने को तैयार है, वो कह रहा है मैं 12 रुपए इस एप्पल के लिए दे सकता हूं, श्याम कह रहा है 9 रुपए दे सकता हूं। एक ही एप्पल के अंदर दो यूटिलिटी कैसे हो सकती है? अगर गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर यूटिलिटी है तो वो एक ही होगी, दोनों के लिए कैसे हो सकती है? तो यहां पर यह साफ साफ देखने को मिला कि यूटिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर नहीं बल्कि कंज्यूमर के अंदर होती है, राम और श्याम के अंदर है। इसीलिए तो वो दोनों अपने अपने प्राइस को पे करने के लिए तैयार हैं। श्याम को लग रहा है कि मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं 9 रुपए दूंगा, अगर आपको देना है तो दीजिए। वो बार्गेनिंग के कंडीशन में है, वो चाहता है कि मैं मेरे से बार्गेनिंग कर ले। लेकिन राम वही उसको ज्यादा रुपए देने को तैयार है। क्यों? इसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राम के लिए एप्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, श्याम के लिए कम इंपॉर्टेंट हो। तो यूटिलिटी गुड्स के अंदर कहां है? गुड्स यहां तो देखने को मिल रही है इन दोनों के अंदर। बात समझ में आ गई आप सभी को? आगे बढ़े, चलिए। अब एक पॉइंट यहां पर ये मेंशन होता है, दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यूटिलिटी अगर गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर है तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए इन लोगों ने जो पैमाना दिया विच इज नेम एज यूटिल, जिसको आप यूटिल के नाम से जानते हो, इसमें तीसरी जो क्रिटिसिज्म हुई वो इसी बात को लेकर के हुई कि सर आपने जो ये यूटिल, कार्डिनल्स को बोला गया कि आपने जो यूटिल्स दे दिया ये रियल लाइफ में तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर कोई यूनिट है तो उसका पैमाना जो होगा वो फिक्स होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो आप कहोगे 1000 मीटर होते हैं। क्या ये पैमाना कभी बदलता है? नहीं बदलता। लेकिन अभी हमने एग्जांपल देखा तो यूटिलिटी अगर मैं वहां वहां दिए जाने वाले रुपए को ही यूटिलिटी मान लूं तो एक ही एप्पल के अंदर 12 यूटिल हो जा रहा है और कभी कभी 9 हो जा रहा है। कैसे हो सकता है? तो ये पैमाना जो यूटिलिटी दिया गया ये गलत था। उनका मानना था ऑर्डिनल्स का कि यूटिलिटी के लिए जो यूटिल पैमाना दिया गया ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से ये थ्योरी उतनी सही साबित नहीं हो पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं। पहला है आरजीडी एलन का, ठीक है। दूसरा चेहरा जो आप देख रहे हैं ये है जे आर हिक्स।
ठीक है, ये दोनों ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। इन लोगों ने इस पूरी अप्रोच को डेवलप करने में सबसे बड़ा योगदान दिया, या यूं कहें कि सबसे बड़ा रोल जो है वो इन्हीं लोगों का है इस पूरी थ्योरी को, या यूं कहें इस पूरे सिद्धांत को, अप्रोच को डेवलप करने का। इन दोनों लोगों ने जो सजेशंस दिए, जो इनके विचार थे यूटिलिटी को लेकर के, उसे हम ऑर्डिनल अप्रोच की तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन समझते हैं। एन इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफ showing combination of two goods that gives the consumer equal satisfaction and utility। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की तरह ही कुछ डेफिनेशन देख रही है। देखो अलग है थोड़ा। एंड इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफ, एक ग्राफ है जो शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी। यहां पर भी गुड्स एंड सर्विसेज को कॉम्बिनेशन में जोड़ करके देखा जाएगा। वहां पर आपने देखा था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में, उसमें कॉम्बिनेशन बना रहा था, यहां भी कॉम्बिनेशन ही बनाएगा, लेकिन दो गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन जो होंगे वो इक्वल की बात कर रहे, इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी को शो करेगा। ये चीज कैसे होगी अब मैं समझाता हूं आपको। देखिए बात ये है कि जो हमारी ऑर्डिनल अप्रोच है, ठीक है, इसने सब जो यूटिलिटी है इसकी उसको सब्जेक्टिव माना है। सब्जेक्टिव माना है यानी कि ये क्या है, व्यक्ति परख है, यानी कि जो करता है, जो सब्जेक्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है यूटिलिटी कितनी होगी। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ लेते हैं। दूसरी चीज, यहां पर कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, संयोग बनाने का तरीका वही होगा सेम जैसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में है। बस यहां पर क्या होगा, हम यूटिलिटी को मेजर नहीं करेंगे, बल्कि ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंकिंग। क्या होता है मतलब, रैंकिंग या ऑर्डर में लगाना, ऑर्डर वाइज उसको सीरियल वाइज जिसको कह सकते हैं, रैंकिंग जिसको कह सकते हैं सीरियल वाइज अरेंज कर देना। बात समझ में आ गई। तो ये दो टॉपिक आपको समझने हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो सब्जेक्टिव मानता है और रैंकिंग करने की बात करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशन बना करके वो रैंकिंग करेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एजम्पशंस की बात करते हैं। कौन कौन सी एजम्पशंस, ये भी बना करके चलते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सारी एजम्पशन समझाता जाऊंगा, ध्यान से पढ़िएगा। पहले एजम्पशन है रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर। रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता देता हूं। थ्योरी मान करके ये चल रही है कि जो कंज्यूमर है वो बहुत ही रैशनल है, वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ऐसे कंज्यूम करना चाहता है या अपनी इनकम को ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज पे जो है स्पेंड करना चाहता है जिससे उसकी जो यूटिलिटी हो मैक्सिमम हो सके, ज्यादा से ज्यादा उसको एडवांटेज मिले। दूसरी चीज, वो मार्केट से अवेयर है, मार्केट के बारे में उसकी नॉलेज जो है वो अवेयर है, मार्केट के बारे में अवेयर है मींस सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन सब के प्राइस क्या चल रहे हैं, ये सारी चीजें वो जानते हुए डिसीजन मेकिंग करेगा। बात समझ में आ गई। अगला हमारा कह रहा है ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ऑर्डिनल मतलब जो यूटिलिटी होगी उसको मेजर नहीं करेंगे बल्कि उसको रैंकिंग में देंगे। तीसरी कह रहा है डीएमआरएस। डीएमआरएस मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये सर डिमिनिशिंग मार्जिनल डीएमआरएस ये क्या है, देखो यहां पर डीएमआरएस लागू होगा। डीएमआरएस कैसे लागू होगा वो मैं आगे अभी जब बढ़ूंगा आपको तो आपको समझ में आ जाएगा कि डीएमआरएस एक्चुअल में है क्या। आपकी नॉलेज के लिए डीएमआरएस आपको बता देता हूं। डीएमआरएस एक ऐसी रेट होती है जिसपे कोई एक गुड्स दूसरे गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर रही होती है, और जिस रेट पे वो सब्स्टिट्यूट कर रही होती है वही रेट डीएमआरएस होती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को जिस दर पर प्रतिस्थापित कर रही होती है उसे ही प्रतिस्थापन दर कहा जाता है, या यूं कहें सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। तो डीएमआरएस समझ में आ गया। इंग्लिश मीडियम के जितने भी विद्यार्थी हैं वो ये ऐसे समझ सकते हैं कि द रेट एट विच अ कॉमोडिटी सब्स्टिट्यूट अनदर कॉमोडिटी, इट्स कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ में आ गई। ठीक है,
अगली एजम्पशन हमारी ये है कि कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी इन चॉइस। अब ये एजम्पशंस आपको थोड़ी समझनी है। देखिए कंसिस्टेंसी और ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है, पहले कंसिस्टेंसी और ट्रांजिटिविटी क्या है, ठीक है। कंसिस्टेंसी, अगला वर्ड है आपका ट्रांजिटिविटी, ठीक है। ये दो वर्ड हैं आपके सामने। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि वो डिफरेंट गुड्स, जो आपका कंज्यूमर होगा वो डिफरेंट गुड्स के कॉम्बिनेशन बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और उन कॉम्बिनेशंस में जब वो कॉम्बिनेशंस को बनाएगा तो उन कॉम्बिनेशंस में जो कॉम्बिनेशन वो प्रेफर करेगा, सपोज कर लेते हैं वो 4 कॉम्बिनेशन बनाया है या 3 कॉम्बिनेशन बनाया है, ए बी और सी। अगर वो कह रहा है ए, उसको ए वो प्रेफर कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि मुझे ए ही चाहिए, वो कह रहा है ए प्रेफर कर रहा हूं, मिल कोई भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ए वो प्रेफर कर रहा है, वो कह रहा है ए कॉम्बिनेशन है जिसको वो प्रेफर कर रहा है, तो वो ऑलवेज, कंसिस्टेंसी का मतलब ऑलवेज ए को ही प्रेफर करेगा, यानी कि ए इज ऑलवेज प्रेफरेबल देन बी एंड सी। समझ में आ गई बात। ए ऑलवेज वो प्रेफर करेगा, बी और सी अगर उसके सामने ये तीनों हैं तो वो ऑलवेज ए को प्रेफर करेगा, ए को परचेज करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ गई। अगर ए की कोई क्वांटिटी, ए कॉम्बिनेशन नहीं अवेलेबल है तो वो बी और सी कुछ भी ले सकता है, लेने को तो वो कुछ भी ले सकता है, बट प्रेफर वो ए को करेगा, और इसमें वो हमेशा ए को ही प्रेफर करेगा। बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया। अब ट्रांजिटिविटी का मतलब समझते हैं, यही कॉम्बिनेशन ए बी और सी, ये 3 कॉम्बिनेशन है, अगर उसने ए को प्रेफर किया है इट मींस ए इज ग्रेटर देन बी। बात समझ में आ गई। और अगर उसने दूसरे नंबर पे बी को रखा है, तीसरे पे सी को रखा है, तो इसका ये भी मतलब है कि बी इज ग्रेटर देन सी, बी कॉम्बिनेशन सी से बड़ा है, इसके लिए ज्यादा प्रेफरेबल है वो, बड़ा नहीं मतलब यहां पर प्रेफरेबल से मतलब है। तो ये रिजल्ट जो निकलेगा कि ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ए बी से बड़ा है, प्रेफर कर रहा है, बी को सी के ऊपर प्रेफर कर रहा है, तो वो ऑलवेज ए को सी से ऊपर ही प्रेफर करेगा। बात समझ में आ गई, यानी कि ए कॉम्बिनेशन ऑलवेज सबसे फर्स्ट नंबर पे होगा, ऐसे समझ लो, ए बी एंड सी। और अगर मैं कहूं ए और सी में किसको प्रेफर करेगा, तो आप कहोगे ए को ही प्रेफर करेगा वो हमेशा, क्योंकि उसने सबसे पहले ए को प्रेफर किया है, चॉइस उसको दी है, कंसिस्टेंसी उसी पे बनी हुई है उसकी। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोगों को एक टेबल बनी हुई है, एज ऑलवेज से कि हमेशा इकोनॉमिक्स में एक टेबल बनती है, टेबल के जरिए ही आप ग्राफ बना करके लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट मेरा है वो इस तरीके से प्रूफ हो सकता है। यहां पर भी एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को आप क्या कहते हो, याद रखना, इसको आप तटस्थता तालिका भी कहते हो, तटस्थता तालिका कहते हो, ठीक है, या इंडिफरेंस टेबल भी बोलते हो उसको, ठीक है, आईसी टेबल इसी को बोला जाता है, इंडिफरेंस कर्व टेबल। बात समझ में आ गई। यहां पर आपको कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, कॉम्बिनेशन आप ध्यान से देख लो, कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपके पास, ये कॉम्बिनेशन है आपके, ये QX का मतलब है क्वांटिटी ऑफ X, दो कॉमोडिटी हैं X और Y, तो क्वांटिटी ऑफ X दी गई है और क्वांटिटी ऑफ Y दी गई है। यहां MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब समझते हैं कि ये क्या टेबल कहना क्या चाह रही है। देखिए सबसे पहले वो कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करेगा, आप यहां ध्यान से देख सकते हैं कि जो X की कॉमोडिटी है वो एक एक करके बढ़ाता जाएगा, ठीक है, एक एक करके वो X की कॉमोडिटी बढ़ाता जाएगा, और B की कॉमोडिटी वो कितनी छोड़ने को तैयार है, X की एक कॉमोडिटी पाने के लिए वो कितनी कॉमोडिटी Y की छोड़ने को तैयार है, यही चीज MRS बताती है। और छोड़ क्यों रहा है, लिमिटेड इनकम है, उसी में उसको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो अब हम एक काम करेंगे, हम पहले उसको 1 यूनिट X की देंगे और Y की 20 देंगे, तो वो कहेगा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर हम एक काम करेंगे, हम कहेंगे कि X की एक और यूनिट ले लो, एक और यानी कि 2 कर लो, अब ये बताओ कि तुम्हें Y की उतनी देनी वापस करनी पड़ेगी, तो वो कहेगा एक काम करो Y की आप मुझसे 5 यूनिट ले लो, यानी X की 1 यूनिट, यहां ध्यान से समझिएगा, X की 1 यूनिट पाने के लिए, X की 1 यूनिट एक्स्ट्रा पाने के लिए वो Y की 5 यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहा है, छोड़ रहा है, इसीलिए 5 आपकी क्या है, MRS है। ठीक उसी तरीके से एक फर्दर यूनिट पाने के लिए X की उसने अब 4 छोड़ी, फिर तीसरी पाने के लिए, एक फर्दर यूनिट पाने के लिए उसने 3 यूनिट छोड़ी, फिर एक फर्दर पाने के लिए उसने 2 छोड़ी। अब आप एक बात ध्यान से समझ रहे होगे कि ये जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये डिमिनिशिंग रेट है, डिमिनिशिंग रेट है, गिरती हुई दर है,
पहले 5 छोड़ रहा था, 4 छोड़ रहा है, 3 छोड़ रहा है, 2 छोड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आपको पता है? ऐसा इसके पीछे का कारण ये है कि जैसे जैसे वो y को सेक्रीफाइस करता जा रहा है, y के लिए उसकी यूटिलिटी, उसके लिए उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये तो वही वाली कंडीशन हो जाएगी कि ये 20 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो आप वो नहीं चाहता कि सिर्फ एक गुड्स को मैं सारा पैसा एक गुड्स पे खर्चा करके जो है उस चीज को परचेज करूं और पता चले कि फिर मुझे यूटिलिटी जो है मेरी मैक्सिमाइज ना हो सके। इसलिए उसकी जो एमआरएस है या यूं कहें डीएमआरएस है, वो घटती हुई दर है। 5 4 3 2 1 होने के बाद वो कहेगा अब मैं y की एक भी यूनिट सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, भले आप x की दो या ना दो। इस तरीके से उसने 5 कॉम्बिनेशन यहां पे बनाए हैं A B C D E, जिसमें कॉम्बिनेशन A जो है आपका वो कह रहा है 1 यूनिट x की, y की 20, फिर B कह रहा है आपका 2 यूनिट x की, y की 15, 3 11, 4 8, 5 6। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से उसने कॉम्बिनेशन बना लिए, और कॉम्बिनेशंस ये जितने भी आपको कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं ये इसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन गिव कर रहे हैं। ये इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखा रहे हैं, याद रखिएगा। ये नहीं है कि इसमें से सबसे बड़ा वाला तो ये है क्योंकि वो ए को प्रेफर कर, मैं वहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रेफर करने का। ये कॉम्बिनेशन जो है, जितने भी कॉम्बिनेशन आपको यहाँ ये दिख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। कंज्यूमर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन वो तटस्थ है, इनडिफरेंस है, यानी नॉट डिफरेंट है। वो कह सकता है कि आप कोई भी दे दो मुझे, सब मुझे बराबर ही संतुष्टि देंगे, चाहे कॉम्बिनेशन ए हो, चाहे डी हो, चाहे बी हो, चाहे ई हो। कोई भी कॉम्बिनेशन आप दे दो, मुझे सबसे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही मिलने वाला है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ग्राफ बना है। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। आपको वहां पर एक चीज याद होगी कि क्या था, क्वांटिटी ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ वाई, 1 2 3 4 5, ठीक है, 20 15 11 8 एंड 6। और एमआरएस जो आपकी थी पीछे चार्ट में वो थी आपकी डैश 5 4 3 2। बात समझ में आ गई? यही तो थी। और इसी तरीके से हम x की जितनी यूनिट है, x की ये जो यूनिट है उसको हमने यहां ले लिया है। जैसा कि आप देख रहे हो x की जो क्वांटिटी है वो यहां पर है 1 2 3 4, समझ में आ गया? और जो y की है वो यहां पर है। और इस चार्ट को बनाने के बाद आप यहां देख रहे हो कि पहला कॉम्बिनेशन जो है, जो पहला कॉम्बिनेशन है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये ए कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है। ए कॉम्बिनेशन पे क्या हो रहा है, y की 20 है और x की कितनी है, 1 यूनिट है। तो x की 1 यूनिट है और y की 20 है, और इन दोनों को टच करते हुए हमने एक लाइन बना ली। फिर सेकंड दिखा रहा है x की 2 और y की 15, फिर आपको 11 3, फिर आपको 8 एंड 4, फिर आपको 6 एंड 5। बात समझ में आ गई? ये तो इजीली है आपके लिए बनाना, ये तो कोई डिफिकल्ट है नहीं, ये इजीली बना लोगे। चलो अब इसको समझते हैं। अभी कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से समझना। देखो अब हम बनाएंगे आईसी कर्व। ठीक है, ये आपका क्या होगा भाई, ये आपका आईसी कर्व होगा। ये क्या होगा, आईसी इंडिफरेंस या आईसी कर्व है। ये आपका आईसी कर्व है जिसको आप नाम दे दोगे IC1। आप इसे IC1 का नाम दे देंगे, आईसी कर्व है। और पॉइंट्स मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे, पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, या यू कहें कॉम्बिनेशंस को मेंशन करेंगे। यहाँ कॉम्बिनेशन ए है, ये बी कॉम्बिनेशन, ये सी कॉम्बिनेशन, ये डी कॉम्बिनेशन, ये ई कॉम्बिनेशन। यहाँ पर कॉम्बिनेशंस आपको साफ साफ मेंशन है। और सारे कॉम्बिनेशन, अगर मैं बात करूं कि जितने भी कॉम्बिनेशन है, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो कर रहे हैं। यानी कि आपको जब लिखना होगा कि जो सेटिस्फैक्शन है इन कॉम्बिनेशन से वो इक्वल है, तो यानी कि क्या होगा भाई, ए, ऐसे लिख लोगे इसको, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई। यानी कि ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो कर रहे हैं।
इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को ये सारे पॉइंट्स ए बी सी डी, चाहे आप इसकी बात करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये सारे के सारे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो कर रहे हैं। और यही आईसी कर्व आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आई होप कि आपको कार्डिनल अप्रोच का एक जो ओवरव्यू है वो इजी लैंग्वेज में मैंने आपको डिलीवर किया और आपको समझ में आया होगा। अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, जो आपको लगता है कि नहीं सर अभी भी समझ में नहीं आया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप ले लो स्क्रीनशॉट, मैं हट जा रहा हूं। चलिए ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि कोई कंफ्यूजन है सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और आप अगर चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ नोट्स के लिए, क्योंकि मैं जितने भी लेक्चर्स यहां लेता हूं उनके आपको विद्यापथ एजुकेशन के इस टेलीग्राम हैंडल को स्कैन कर लो इसको और आप वहां ज्वाइन कर लो। आपको पीडीएफ नोट्स जितने भी लेक्चर होते हैं उनके पीडीएफ नोट्स वहां मिल जाएंगे। दूसरी चीज, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अगर कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज आपको पूछनी है, आपको लगता है कोई सजेशन देना चाहते हो आप मुझे, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।